जी कल हमने टॉपिक पढ़ा था पीसीआर, एज इट्स नेम इंडिकेट दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज दिस इज एंजाइम, जैसे कि आपको इसके नाम से कंफर्म हो रहा Yes. है। सो दिस इज ASC, दिस इज एंजाइम एंड हाउ व्हाट इट वर्क्स डन, इट इज डू इट्स द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, यानी कि एक जीन। ठीक है, यानी कि पॉलीमराइजेशन, आपने ये वर्ड सुना होगा कि एक ही चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बनाया जाए। और दिस इज चेन रिएक्शन मीन्स कि एक दफ़ा होके रोक नहीं देता, बल्कि ये रिपीट होता रहता है बार 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 बार, यहाँ तक के काफ़ी ज़्यादा कॉपीज जनरेट हो जाती हैं। मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, यूँ आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये इसका एक पॉइंट ऐसा है कि आप इस जगह से इसकी कॉपीइंग करना चाहते हैं, यानी कि एक डीएनए का यहाँ पर एक ऐसा जीन है। ठीक है, आप इसकी मल्टीपल कॉपीज लेना चाहते हैं, ये वाला, इस एक खास रीजन की। ठीक है। तो इसके लिए पहला प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले इन दोनों डीएनए के, ज़ाहिर है ना, आपने जब पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है, सेमी कंजर्वेटिव में मतलब ये होता है कि एक जो स्ट्रैंड होता है वो वही रहता है, उसके साथ दूसरा स्ट्रैंड नए एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से दूसरा स्ट्रैंड न्यू होता है। इस तरीके से ये भी ठीक। एक अगले रेप्लिकेशन में एक वही रहेगा, अगले इसके साथ जब डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो इट विल बी डॉटर स्ट्रैंड एंड इट विल बी न्यू। सो इट इज सेमी कंजर्वेटिव। मामा। जी ना मैम कुछ नहीं। अच्छा, अब इसका ये तो आपको पढ़ा बता ये रही थी कि क्या होता है। अब इस पीसीआर में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले इन दोनों इतना हाई टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है फॉर द 1 मिनट टू डी नेचर, ताकि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। अब आप देख रहे हैं ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, एक लाइट ब्लू एक डार्क ब्लू। डाल। जी अब क्या किया जाता है यहाँ पर, आपको आपने जब वो लेक्चर्स की वीडियोस मैंने फॉरवर्ड की हुई, आपने सुना होगा कि जैसे यस ही मैम। इन दोनों स्ट्रैंड्स की के साथ नया इसका दूसरा स्ट्रैंड बनता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि इसमें पहले सबसे पहले प्राइमर ऐड होता है। ठीक है, ठीक है प्राइमर मैम। का काम क्या होता है, प्राइमर ये उसको इनिशियलाइज करता है, यानी कि स्टार्ट करता है स्टार्टिंग एडिशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि ये जो पॉलीमरेज के जो एंजाइम्स हैं, ये इनका काम स्टार्ट करना नहीं होता, बल्कि इनका काम होता है जस्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द ऑलरेडी ग्रोइंग चेन। ऑलरेडी एक चेन बन रही है, उसके साथ ऐड करते हैं। एडिशन का स्टार्ट कौन करता है, दिस इज अ प्राइमर। प्राइमर क्या चीज है, इट प्राइमर। इज दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 20 न्यूक्लियोटाइड दैट इज कंप्लीमेंट्री टू दिस चेन। यानी कि अगर डीएनए के इस जगह पर ए एंड जी है, तो प्राइमर में क्या सीक्वेंस होगा, ए क्या की क्या लगता है टी, जी क्या की क्या लगता है सी। तो जो ठीक। प्राइमर में इस तरीके से ये कंप्लीमेंट्री होगा, और जैसे ही आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर जो जो इसके अपने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उन्हीं के कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते जाएंगे, पेयरिंग होती जाएगी, तो यूं सिंगल से डबल बनता जाएगा। इस तरीके से ये भी होता है 3 to 5, इस तरीके से ये भी दूसरे वाला भी यूं 3 to 5 ये डबल होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले आके एक स्टेज में प्राइमर ऐड हुआ, फिर उसके बाद अगले स्टेज में आप देख रहे हैं ऐड न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आकर दूसरे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके इसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है। तो ये तो एक स्टेप में एक साइकिल है। तो ये बार बार होता है इसी तरीके से, बार बार डीएनए ओपन होता है, स्ट्रैंड उसके दोनों ओपन होते हैं, फिर प्राइमर लगता है, फिर न्यूक्लियोटाइड लगते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा ये डबल में कन्वर्ट हो जाता है, ये डबल फिर दोबारा से पीछे जाता है। मतलब इस तरह से ना इसकी बहुत मिलियंस ऑफ द कॉपीज जनरेट हो जाती हैं। तो मतलब ये कि ये जो एक खास रीजन था इस जगह पर, ठीक है, ये जो एक खास जीन था, ये खास डीएनए का पार्ट था, आपने इसकी एक से लेकर आपने इसकी हजारों में कॉपियिंग कर ली। क्लियर है बात, समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, ये तो हो गया पीसीआर। यहाँ पर बहरहाल मैं अपने मेरे कल के लेक्चर में सारा डाटा है, डिटेल में है, आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, इसलिए मैं सारा नहीं पढ़ रही। ठीक है अच्छा, मैम। यहाँ पर एक और हमने इसका टर्म देखी थी, टैग पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का जो दूसरा नाम था, क्योंकि इसको ऐसे बैक्टीरियम से लिया गया, जिसको इस बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग में ये बैक्टीरियम पाया जाता है। और चूंकि ये बैक्टीरियम इतने हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर होता है, एंजाइम जो होता है, इट कैन आल्सो बियर वेरी हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकता है। जिसकी वजह से इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम को आप जितने भी हाई टेम्परेचर पर चला लें, 98 डिग्री 95 डिग्री, ठीक है, तो ये
एंजाइम डैमेज नहीं होता, क्योंकि अगर ओके मैम। ठीक है ना, एंजाइम डैमेज, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है, आप जब देंगे डीएनए को डीनेचर करने के लिए, और ये टाइम एंजाइम भी उधर ही पड़ा होगा, तो एंजाइम डैमेज भी तो हो सकता है। लेकिन ये एंजाइम एक ऐसे बैक्टीरियम से लिया गया है कि दिस बैक्टीरियम लिव्स इन द हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्म पानी के इलाकों में रहता है, ऐसे रीजन में कि जहाँ पानी बहुत शदीद गर्म होता है। तो उस बैक्टीरियम के अंदर के जो एंजाइम है, दे कैन आल्सो सर्वाइव वेरी हाई टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई दिस एंजाइम डोंट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, यानी कि अब ये होता है कि आप इसको बार बार ऐड मोर एंजाइम ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आज का जो टॉपिक है दैट इज एनालाइजिंग डीएनए, डीएनए एनालाइज करना, डीएनए को चेक करना, ठीक है। ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको नजर आ रहा है, ये 3 टाइप्स की ट्यूब्स हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये एक पूरी मशीनरी होती है, ठीक है। इसको कहते हैं RFLPS, ठीक है, ये वाला यहाँ से रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म, ये इसमें ये एक हम टर्म पढ़ेंगे, और इसको प्रोसेस को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर हम जेल जेल जैसे आप समझते हैं ना, जैसे आप कपड़ों को माया भरा कल सारा लगाते हैं, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो कितना हार्ड हो जाता है, ऐसा ही है ना, तो जिस पोजीशन में यस होता मैम। है वो उधर ही जम जाता है। तो एक खास किस्म की हम जेल बनाते हैं लेबोरेटरी में। उस जेल को इस एक ट्रे में डालकर, देखिए आपको यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ना सुराख नजर आ रहे हैं, कोम्ब। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने ना जैसे कंघी नहीं होती बालों में डालने वाली, इसी तरीके की एक और ये प्लास्टिक की कोम्ब होती है, थोड़ा से वो हम इसलिए यहाँ पर रख, जब ये ना जेल अभी लिक्विड स्टेट में होती है तो हम वो कोम्ब इसमें डाल देते हैं। जैसे ही वो कोम्ब ठीक। निकाल देते हैं, ये हार्ड हो जाए, सोलिडिफाई हो जाए जेल, वो कोम्ब निकाल लेते हैं, यहाँ पर वेल ऐसे छोटे छोटे सुराख जनरेट हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे ही वो सुराख बन जाते हैं, हम यहाँ पे अपना ये पीसीआर वाला लिक्विड, ठीक है, मोस्टली पीसीआर वाला, या कभी कभी सिंपल डीएनए को बारीक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके काट के हम इन वेल्स में ट्रांसफर कर देते हैं जेल के अंदर। फिर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, करंट इसमें से ना पास करते हैं। तो आपको पता है, जब आपने डीएनए के चैप्टर पढ़ा था कि डीएनए के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव से हमारा डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड पर मूव करना शुरू कर देता है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो जैसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, तो जहां पर इसका साइज मैच करता है ना डीएनए के बैंड्स का ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा ना कि हमने यहाँ पर डीएनए को छोटे छोटे बारीक हिस्सों में फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके यूं इस ट्यूब में डाला हुआ है, और इसी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को फिर आपने इस वेल्स में डाल दिया। जैसे ही आपने इन वेल्स में डाल दिया, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट किया, से अटैच किया, तो देन दिस डीएनए मूव्स फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द जेल टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड पर ही मूव करना शुरू कर देता है। यस मूव मैम। मूव करने से क्या होता है कि जो डीएनए के, अब देखें ना, आप इसको कटिंग की, कोई छोटा बैंड बनेगा, कोई बड़ा बनेगा, ठीक। तो क्या होगा कि छोटा या बड़ा वो अपनी साइज के हिसाब से यूं पे, यहाँ पे आप इसको ना, ये जाकर वहां पर जाकर रुक जाएगा, जहाँ इसके साइज का एरिया होल होगा, तो ये यूं रुक जाएगा। तो जो जो बैंड होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे एक से दूसरे में। तो सेपरेट करने से हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से समझ आ गई बात की। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंसान का डीएनए था, ये दूसरे इंसान का डीएनए है, ये तीसरे इंसान का डीएनए, तो सारे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, ठीक है। यस। हर एक न्यूक्लियोटाइड हर एक इंसान का मुख्तलिफ होता है। तो वो डीएनए यस। एक से मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पार्ट्स में जब आपने इसको कटिंग करके इन ट्यूब्स में डाला, तो वो जब सेपरेट होंगे, ज़ाहिर है, तो वो हर एक की पोजीशन भी डिफरेंट ही होगी। आप जैसे इस यस। डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे ये देख लें, ये मदर का है, ठीक है, आपने यूं उसको जेल पे रन किया इस तरीके से। ये फादर का है, और ये चाइल्ड का होता है, ज़ाहिर है आपको पता है, चाइल्ड में चूंकि जाइगोट में एग और स्पर्म के मिलने से उसका डीएनए मिक्स होता है फ्रॉम द मदर एंड फादर, तो उसके डीएनए में कुछ मदर से आए हुए होता है, एक तरह से सारी क्वालिटीज एक फादर से आई हुई, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी न्यू भी होती हैं ड्यू टू जो हमारे ये क्रॉस हम देखते होते हैं कि रिकम्बिनेशन बन जाता है या कुछ न्यू क्वालिटीज आती हैं, तो ये यहाँ पर देखें आप, कुछ नया भी है।
न्यू सेगमेंट्स भी बन रही हैं। Yes. तो यूं इस तरीके से आप इसको देख सकते होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक केस है, ये इसका फ़ायदा जैसे आप कहते हैं ना, अक्सर हम टीवी ड्रामा में भी सुनते होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लें, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर एक चाइल्ड, अगर हॉस्पिटल में कोई केस बन गया कि पेटर्निटी का कोई डिस्प्यूट है, कोई तनाज़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा है कि नहीं पता चल रहा, तो वहाँ पर मदर और तमाम फैमिलीज़ के मदर और फादर्स का डीएनए लेकर प्लस चाइल्ड से मैच कर लिया जाता है। तो जिससे सबसे ज़्यादा मैचिंग होगी वो उस बच्चे का फादर या मदर हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, Yes, अब ma'am. यही बात हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने उसके प्रोसीजर भी देख लिया। प्रोसीजर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, इस तरीके से ये देख लें। आपने डीएनए मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों का, उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट के आपने ट्यूब में डाल लिया। उसी ट्यूब से फिर आपने यूं इस जेल में वेल्स क्रिएट करके उसको उसमें वेल्स में ट्रांसफ़र किया। अच्छा, अब क्या होता है? परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस अब डिनेचर द डीएनए एंड ब्लॉट इनटू द मेम्ब्रेन। अब वहाँ से हम इस सारे जेल में से डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं और अप्लाई रेडियो एक्टिव प्रोब टू द मेम्ब्रेन। रेडियो एक्टिव ज़ाहिर है कि जो रेडियो एक्टिविटी से रेडिएशन रिलीज़ करता है, और रेडिएशन जैसे ही वहाँ से होती है तो हम देख सकते होते हैं। रेडियो एक्टिविटी का फ़ायदा यही होता है ना, पर्पज़ के वहाँ से रेडिएशन रिलीज़ होती है और वी कैन सी इट ईजीली कि कहाँ किस जगह पर कोई ख़ास चीज़ मूव कर रही है। एंड देन गेट ऑटो रेडियोग्राफ। तो यूं इस तरीके से देखें, लॉन्ग से शॉर्ट, देखें ना, शॉर्ट डीएनए जितना छोटा बैंड होगा वो जल्दी से आगे मूव कर जाएगा, ऐसे ही है ना। Yes, ma'am. तो बड़ा पीछे रहेगा, शॉर्ट आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स देख लेते हैं। अच्छा, इंटायर जीनोम ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी सब्जेक्टेड टू अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पूरे के पूरे डीएनए को हम फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू से देख सकते हैं। जीनोम इज ट्रीटेड विद अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होते हैं कि जो क्या करते हैं, जो कट कर देते हैं मुख्तलिफ जगहों पर डीएनए को, विच रिजल्ट इन द यूनिक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट। देखिए ना, आपने कटिंग के लिए एक एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर यानी कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर कटिंग का काम कर सके, सीजर्स कैंची को कहते हैं। अच्छा, अब ये एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को मुख्तलिफ जगहों पर कट कर देंगे इनटू डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट, छोटे छोटे हिस्सों में। तो इन डिफरेंट साइज के कटे होने की वजह से रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमार्फिज्म, पॉलीमॉर्फ यानी कि डिफरेंट वैरायटी होना शेप में, पॉलीमार्फिज्म। तो एक डिफरेंट वैरायटी बन जाएगी एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल। तो हमें मतलब हम ये देख सकते होते हैं कि इस और इसके दरमियान कुछ हो सकता है कि ये देखिए ना, पॉलीमार्फिज्म, इसका साइज और इसका साइज इसका बिल्कुल आमने सामने, ऐसे ही है ना। तो दिस इज लेंथ पॉलीमार्फिज्म। अच्छा, during a process called gel electrophoresis, the fragments can be separated according to their length, molecular weight और अब हम इनको जो जो चीज़ इस मिक्सचर में है, जो इस मिक्सचर में है, जो चीज़ इस थर्ड मिक्सचर में है, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। समझ गया मेरी बात? Yes, ma'am. एंड रिजल्ट इन द नंबर ऑफ द बैंड्स। अब हमें बैंड्स मिल जाते हैं दैट आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे अपीयर एज अ स्मीयर। तो ये हम बहरहाल आप इतनी बात समझ लें कि हम इसको यूं, अगर इस थर्ड टाइप में, थर्ड इसमें देखें कि इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे मतलब मुख्तलिफ वैरायटी के बैंड्स, कुछ छोटा बनना, कुछ उससे बड़ा, कुछ उससे बड़ा। ठीक, इसमें तमाम के तमाम एक ही साइज़ के हैं, इसलिए एक ही जगह पर ये बैंड इकट्ठा होगा। इसमें इतनी डिफरेंट वैरायटी है कि इट कैन बी सेपरेटेड एंड इट कैन बी सीन इजीली। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. However, the use of probe होता है जेनेटिक मार्कर, आप कह लें कि जिसकी वजह से हम इसको इजीली देख सकते होते हैं। However, the use of probe for genetic markers produce a distinctive pattern that can be recorded on X-ray film. तो हम यूं, मैम आपने प्रोब्स का क्या बताया? प्रोब होता है जैसे आप कह सकते होते हैं जेनेटिक मार्कर, ठीक आप है मैम. उसको इजीली देख सकते होते हैं। ठीक है, प्रोब की हेल्प ठीक. से आप उसको देख सकते होते हैं इजीली। अच्छा, अब आगे यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि डीएनए फ्रॉम अ सिंगल स्पर्म इज इनफ टू आइडेंटिफाई अ सस्पेक्टेड रेपिस्ट। अक्सर आप टीवी पे न्यूज़ सुनते रहते होते हैं इस किस्म के, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया, डिस्प्यूटेड हॉस्पिटल के केस होते हैं पेरेंटहुड का, कि फादर कौन यस. है। तो उस सारी चीज़ों को कंफर्म हम करते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट।
अब बात यह है कि सिंस डीएनए इज इनहेरिटेड, डीएनए फादर से और मदर से दोनों में बेबी में आता है, तो अ फिंगरप्रिंट रिजेंबल दैट ऑफ द वंस पेरेंट, तो जाहिर है कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है वो उन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ या दोनों के साथ रिजेंबल कर रहा होता है. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड द रिमेन्स ऑफ द टीनेजर लड़की हु हैज बीन मर्डर 8 years before the skeletal DNA was similar to that of parents DNA. अच्छा, ये एक पूरी स्टोरी का एंड बताया गया है कि इस फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिमेन्स ऑफ द टीनेजर, एक लड़की की जिसका मर्डर किया गया 8 years बिफोर, 8 साल पहले, और उसकी कहीं से बोन्स में से डीएनए निकाला गया और उसके पेरेंट्स ढूंढ रहे थे, और ठीक है उस जगह से उस एरिया से कोई बोन्स मिली, उस बोन्स का डीएनए चेक किया गया, फिर उसके पेरेंट्स का भी चेक किया गया, तो उनकी आपस में सिमिलैरिटी की हेल्प से पता चला कि ये लड़की इन्हीं की बेटी थी, और जाहिर है उसके हवाले से अगर रिपोर्ट हुआ था कि वो शी वाज मर्डर्ड 8 years बैक, तो यूं एक तरह से थोड़ा सा स्टडी किया जा सकता है. अच्छा, फिर उसके बाद ये जो अगली स्टोरी है दैट इज अब ये जो आप फिंगर 23.7a में आप देख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब अगर यहाँ से, अच्छा ये जो पहला केस, चले ये बाद में हम देखते हैं. ये वाला जो केस है दैट इज 23.7a shows comparison of child's fingerprint with that of his parents. ये child का है, ये parents से है. Child has received the DNA from both of his parents. Arrows indicate that some bands in him are like his father. ऐसे ही है ना, ये father की तरह है, ये भी Yes. father की तरह है, and some of like his mother. Some bands are however unique to him which do not match any of the parents. ज़ाहिर है कि थोड़ी सी जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस भी सामने आते हैं ना इसमें मियोसिस के टाइम पर, ठीक है, सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है, सो न्यू भी बनते हैं बैंड्स. अच्छा, अब ये जो अगला केस है ये वही वाला है कि दो मेल के जो कह रहे हैं कि ये बेबी उनका है, सो उन दोनों का डीएनए लिया गया. मदर का कंफर्म है कि मदर यही है. द चाइल्ड रिसीव द डीएनए फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स. अच्छा, अब अगर हम इसको खुद से एनालाइज करने की कोशिश करें, ये मदर है, ये चाइल्ड है, ये एक फादर है और ये दूसरा इंसान, दूसरा मेल जो कह रहा है, तो आपको कौन सा नजर आ रहा है? F1 के साथ ये ज्यादा मैच कर रहा है या F2 के साथ ज्यादा मैच कर रहा है? F2 के साथ मैम. F2 के साथ. सो ऑब्वियसली F1 इज नॉट द रियल, F1 रियल फादर नहीं है, F2 इज हिज रियल फादर. ठीक होगी बात. Yes. इसी तरीके से अभी अगला केस है, ठीक है. The arrows on the left right shows common band between mother and the child, while those on the right shows common band between father and the child. तो ये जो राइट वाला एरो में आप एरो नजर आ रहे हैं, ये और सी के दरमियान ये देखें आपको कॉमन बैंड नजर आ रहे हैं. ठीक, अब अगला एक और केस हम स्टडी कर लेते हैं इसी तरीके से. ये एक देख लें, एक विक्टिम यानी कि एक गर्ल की जिसको कुछ अर्सा पहले मार दिया गया, ठीक है. फिर उसी के बॉडी से, उसी के नेल्स के नीचे से ज़ाहिर है कि जब जिसको मर्डर किया जा रहा होता है तो मारने वाले की भी कोई बाल या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर वहाँ गिर जाती है कि दैट कैन एक्ट एज अ स्पेसिमेन. तो उस स्पेसिमेन का भी डीएनए लेकर उसको यूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस से बैंड्स देख लिया हमने. फिर देन उसी एरिया से कुछ मशकूक लोग, सस्पेक्टेड लोगों का भी डीएनए लेकर उसे मैच किया गया. अब आपको कौन सा लगता है, 1, 2 या 3, किस बंदे का डीएनए सबसे ज्यादा जिसका स्पेसिमेन से मैच करेगा, ही विल बी द मर्डरर. तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा सबसे ज्यादा मैच कर रहा First. है? फर्स्ट, बिल्कुल ट्रू, ऐसा ही है. तो 1%, नंबर 1 इज द मर्डरर ऑफ दिस गर्ल. तो Suspect. ठीक. यही स्टोरी आगे लिखी हुई है, ठीक है. अ क्रिमिनल ऑन अ डिजर्टेड प्लेस असॉल्टेड अ वुमन, यानी कि एक मुजरिम ने एक फीमेल को मार दिया. शी स्क्रैच्ड हिज फेस, उसने अपने नाखूनों से उसके फेस को उसके ऊपर नोचा, खराशे डाली. बट ही मर्डर हर एंड, उसने उसे मार दिया और चला गया. सो फोरेंसिक साइंटिस्ट, फोरेंसिक वो होते हैं कि जो इस तरीके से डेड एंड ह्यूमन बीइंग और उनकी सारी केस की स्टडी कर रहे होते हैं. उन्होंने रिकवर किया मर्डर्स हेयर एंड स्किन सेल्स फ्रॉम अंडरनीथ हर नेल. उसने उस लड़की के नेल्स के नीचे से ना उसके स्किन के और सारी हेयर्स उसके ना स्मॉल सैंपल्स ले लिए. दे प्रिपेयर द डीएनए फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द विक्टिम, यानी कि उस लड़की के ब्लड से, फ्रॉम द मर्डरर स्किन, मर्डरर की जो
स्किन और हेयर उनको उस लड़की के नेल्स के नीचे से मिले, एंड फ्रॉम 3 सस्पेक्टेड ब्लड, और उसी इलाके के लोगों के 3 लोगों के मुख्तलिफ सस्पेक्टेड लोगों के ब्लड से सैंपल ले लिया, या उनके ही नेल्स या किसी भी तरीके से उनका भी सैंपल ले लिया। सो फिर आपने कहा कि आप खुद कंपेयर करें। सो आपने सही कहा, सस्पेक्ट 1 हैज़ अ फिंगरप्रिंट विच इज सिमिलर टू द फिंगरप्रिंट फ्रॉम स्किन सेल्स टेकन फ्रॉम अंडरनीथ द नेल ऑफ द विक्टिम। सो सस्पेक्ट 2 एंड 3 आर नॉट, 2 3 वाले जो लोग थे वो मशकूक नहीं थे, 1 वाला वो कंफर्म हो गया। अच्छा, अब पीसीआर एम्पलीफिकेशन एंड एनालिसिस के और फवायद क्या हैं? सो इट कैन बी यूज टू डायग्नोस वायरल इन्फेक्शन, जैसे आजकल हम ये पीसीआर करवा कर रहे हैं ना कोरोना वायरस के केस में, तो वायरस इन्फेक्शन को कंफर्म करना, जेनेटिक डिसऑर्डर को और कैंसर को। इन फोरेंसिक लेबॉर्टरीज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल, ये तो आपने खुद देख लिया, क्रिमिनल्स को भी आइडेंटिफाई करना, एंड टू डिटर्मिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसान की ज़ाहिर है कि जब आप जनरेशन टू जनरेशन बैक चलते चले जाएं और डीएनए मैच करता जा रहा है किसी हद तक, तो आप पूरे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है कि डीएनए टेकन फ्रॉम अ 76,000 ओल्ड ईयर ममीफाइड ह्यूमन ब्रेन, इतने सालों पुराना एक इंसान, और उसके दिमाग में से जब डीएनए लिया गया, ठीक है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इट इज मैम मेरी पॉसिबल बात टू सम इट इज पॉसिबल टू सीक्वेंस द डीएनए, यानी कि अगर आपको डीएनए मिल जाए तो उसको सीक्वेंस किया जा सकता है इतने पुराने इंसान का, 76,000 ईयर्स ओल्ड। देखिए वैसे तो इंसान जी मर जाते हैं ना, लेकिन उसको अगर जैसे उसको एक उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, ममीफाई कर दिया जाए, ठीक है, तो मैम प्रिजर्वेशन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चलें। और इसी तरीके से कुछ 17 to 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट के फॉसिल्स को भी चेक किया जा सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज आपको ये समझ आ गया सारा टॉपिक? जी, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।